अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो है तैयार होने जा रही हैं और इसके साथ आज भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी, उसके बारे में भी बताऊँगा। आज रिवायती खानों में एक खाना ऐसा है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया भी जाता है और लोग शौक़ से बनाते भी हैं और बस उसके थोड़े से तरीके के ऊपर डिफरेंस होता है। लेकिन ये कि आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आलू गोश्त जो एक रिवायती खाना है, बहुत सारे लोग बाकी तमाम सालन छोड़कर आलू गोश्त की तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा राग़िब होते हैं और बहुत सारे लोगों के घरों पर बहुत अच्छे टेस्ट का आलू गोश्त जो है वो तैयार होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में बताऊँ और आलू गोश्त हम अपने हिसाब से कैसे बनाएंगे और किस तरह से आप इसको घर पर मज़ेदार और ख़ूबसूरत कलर में तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आज जो है चने की दाल के पराठे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। जुमे का दिन है, जुमे के दिन अक्सर लोग हमारे कराची में ख़ास तौर पे बिरयानी बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बिरयानी तो बनती है तो आज आलू गोश्त और दाल के पराठे जो है ना ये भी अभी वीकेंड में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह नाश्ते में दाल के पराठे और दोपहर और रात के खाने के अंदर जो है ना आप आलू गोश्त बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को मैं टीच करने जा रहा हूँ और अच्छा पराठा कैसे बनता है दाल का वो भी हम आपको सिखाएंगे और साथ में आज की रेमेडी बहुत अच्छी है। और हमेशा की तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकायत की थी कि पैर का जो तलवे होते हैं वो उसका जलना या उसमें सुन्नपन आना, ठीक है, ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स के साथ होता है या फिर वेरिगो वेन्स के नाम से एक बीमारी होती है जिसमें नसों के गुच्छे बन जाते हैं पैरों में, तो वो भी एक बीमारी होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनके कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर कुछ वेन्स में ब्लॉकेज आने की वजह से भी जो है ना कुछ हिस्से सुन्न होना शुरू होते हैं, जैसे कमर का हिस्सा हो गया, कभी पीठ में सुन्न हो गया, वो जगह बदलता रहता है अपनी जो है ना वो जो फीलिंग है आपकी। आप एक तरफ सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो आपका पूरा हाथ जो है वो सुन्न हुआ होता है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमारे लोगों के साथ हो रहे हैं और ये इसकी वजूहात जो हैं ये किसी और बीमारी की वजूहात नहीं है, ये आपके जो नसें हैं जिसके अंदर खून हमारे लाखों करोड़ों के हिसाब से हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने नसें बनाई हैं जिसके अंदर से खून जो है वो रवां-दवां रहता है। जितना अच्छा खून रवां-दवां रहेगा उतना ही बेहतरीन इंसान एक्टिव भी होता है। सुबह का टाइम जब हम रात को सोकर उठते हैं सुबह, अक्सर यही थकावट या सुन्नपन ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करता है और अक्सर मैं मशवरा दूँगा उन लोगों को जो थोड़ी सी एज जिनकी हो गई है 40 अबव जिन लोगों की एज है, वो जब भी सुबह उठकर वॉशरूम जाएं तो बहुत इत्मीनान से उठें, जल्दबाजी में कभी भी मत जाइएगा। इसलिए कि अक्सर ये जो सुन्नपन है या जिस्म में जो रात भर हम सो रहे होते हैं तो नसें जो हैं उसमें ब्लॉकेज अगर हो और जल्दबाजी में आप वॉशरूम जाएं तो हादसा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और ये ख़ास तौर पर सुबह के टाइम पर अक्सर लोगों को हार्ट अटैक से लेकर बहुत सारी और बीमारियां होती हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि बेड से उठकर बैठ जाएं आराम से, 5 मिनट 10 मिनट आप नॉर्मल बिल्कुल अपने आप को जब फिट कर लें, आपके होश सही काम करना शुरू कर दें, उसके बाद आप जो है ना वॉशरूम विज़िट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि एकदम से उठ कर और आप जाएंगे तो उसमें हादसा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आप हादसा से बच सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होती। वरना अक्सर लोग स्लिप हो जाते हैं वॉशरूम के अंदर। वो स्लिप होना बेसिकली उनका जानबूझकर नहीं होता है, वो इंसान जब अनकॉन्शियस होता है यानी कि उसके दिमाग जो है अभी सोकर उठा होता है तो आधा काम कर रहा होता है, आधा नहीं कर रहा होता, एक्टिव नहीं होता है, तो उस वक्त ये हादसा पहली यानी कि दफ़ा में ये चीज़ सुबह के टाइम पे ख़ास तौर पर होती है और बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। तो ये अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आराम से, जल्दबाजी में बिल्कुल कोई फ़ैसला ना करें, आराम से उठकर जो है जाएँ, भले वो एज आपकी कम हो ज़्यादा हो उसकी कोई परवाह नहीं है। आलू गोश्त की तैयारी के लिए हमने जो गोश्त है उसको पहले से बॉयल करके रखा है ताकि हमारे पास काम करने में आसानी हो। और आलू गोश्त सबसे अच्छा जो बनता है वो बनता है बीफ में।
मैं मशवरा दूंगा बीफ में बनाएं या फिर मटन में बना लें। चिकन में आलू चिकन जो है वो उतना ज़्यादा उसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो बीफ के साथ है। लेकिन अगर आप बीफ नहीं खाते हैं तो मटन में आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। लेकिन चीज़ें वही होंगी जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि आप बीफ भी नहीं खाते हैं, आप चिकन भी नहीं खाते हैं, अपना मटन भी नहीं खाते हैं, तो फिर आपको आखिर में ऑप्शन चिकन का ही रह जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। देसी चिकन में अगर बनाएं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा भी रहता है, ठीक है। चलें, यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हिसाब किताब ये होता है कि 1 किलो अगर गोश्त है तो आधा किलो के करीब आलू होते हैं, और आलू के बड़े पीसेस यानी कि होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कटे हुए हैं। यानी कि अगर बड़ा आलू है तो उसके 4 पीस कर लें, छोटे आलू हैं तो 2 पीस कर लें इसके, ठीक है। इस तरह से आपने इसको भी हल्का सा बॉईल करके रख लिया ताकि हमारे पास टाइम बचे और हम इसे आपके टाइम के हिसाब से इसको तैयार कर सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है या घी, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल, और इसके अंदर हमने शामिल करना है प्याज, ठीक है। प्याज वैसे ही ब्राउन होगी जैसे कि कौरमे के लिए होती है, उससे थोड़ा सा कम रखें। बाकी आराम से इसको हल्का सा ब्राउन करें ताकि ग्रेवी हमारी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और मज़ेदार तैयार हो सके। चलिए, प्याज जब तक ब्राउन हो रही है मैं इसे ढकना लगा देता हूँ, और बाकी हम यहाँ पर चने की दाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे हमने बहुत ही स्मूथ सा बनाया है, ये देख लें। चने की दाल को हमने किया है बॉईल करने के बाद सॉफ्ट बॉईल कर लिया। सॉफ्ट बॉईल करने के बाद इसके अंदर ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास चने की दाल है, और इसे हमने बॉईल करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, आधी गड्डी हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, लेकिन कुटी हुई नहीं बल्कि साबुत ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों को ये फ्राई पैन के ऊपर हल्का सा सेक लें, ठीक है। उसके बाद उसको कूट लें। उसकी जो खुशबू होती है चने की दाल के अंदर, चने की दाल की पूरी बना रहे हूँ या चने की दाल का आप पराठा बना रहे हूँ, दोनों में यही है, ठीक है। यानी कि ज़ीरा और लाल मिर्चों को आप तवे पे सेक कर और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। हरी मिर्चें हो गई, हरा धनिया हो गया, और 5 से 6 लाल मिर्चें साबुत, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा तवे पे सेक लिया। उसको आपने कूट लिया, कूट कर चने की दाल में शामिल कर लिया, नमक हस्बे ज़रूरत डाल लिया, और 1 से 2 कॉर्नफ्लावर के चमचे भी ऐड कर दें इसमें, और इसे आप चॉपर मशीन में डालकर स्मूथ सा पेस्ट बनाकर इस तरह प्लास्टिक रैप करके इसे रख लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आटा या मैदा या सफ़ेद आटा, तीनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसमें आपने इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद इसके अंदर आपने सिर्फ 1 चुटकी नमक के साथ नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद कर, और इसे भी रैप करके प्लास्टिक हल्का सा ऑयल लगाकर रैप करके रखेंगे। 1 घंटे कम अज़ कम इसको रेस्ट दें अगर आप चाहते हैं पराठे ऊपर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट बने। और इसके साथ हमने खुश्का लिया हुआ इसको बेलने के लिए। ये चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बता दी। और इसका जो पानी है चने की दाल में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे यानी कि हाथ से अगर हम गोला बनाएं तो ये इसका गोला आराम से बन जाना चाहिए, इतना ये हमने इसको जो है सॉफ्ट रखना है। इससे ज़्यादा गीला या ज़्यादा सख्त नहीं हो, वरना गोला नहीं बनेगा तो ये जैसे कि पराठे के अंदर हम 2 पराठे बनाकर बनाते हैं, जो आलू के पराठे वैसे नहीं बना रहे, एक में बनाएंगे ताकि साइडों तक अच्छी तरह से इसका जो बैटर है वो फैल जाए। यही चीज़ आप आलू के पराठे में भी इसी तरह से आपने करना है। लेकिन इंशाल्लाह हम गोभी के पराठा आलू का और इस तरह के 2-4 पराठे जो इस वक्त मौसम जो चल रहा है ना इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है, बारिश और थोड़ा सा हल्का सर्दी का जो मौसम होता है, तो इस वक्त आलू के पराठे या चने के पराठे इस टाइप की जो है ना वो खाने का टेस्ट अच्छा आता है मौसम के हिसाब से। तो ज़रूर बनाएं। और इसके लिए मैं सुबह के नाश्ते के अंदर अगर आप ये पराठा बनाते हैं तो इसके साथ क्या चीज़ सबसे अच्छी लगेगी, वो है सिर्फ चटनी या तो अचार। अगर आपको पसंद है तो अचार के साथ इसको खाएं, इसलिए कि इसका अपना बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसे आप ज़्यादा सालन वगैरह के साथ खाएंगे तो इसका अपना टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप या तो चटनी के साथ, पुदीने की चटनी वगैरह बनाकर उसके साथ आप इसको खाएं, या फिर आप इसको अचार के साथ खाएं, या फिर एक और ऑप्शन है वो जो हमारे पंजाब वगैरह में
चने जो होते हैं, चने का सालन जो होता है उसके साथ अगर इसको खाएं तो वो ज़रा अच्छा जाता है, तो उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन ऑप्शन है लाइट बना हुआ चना जो होता है उसका। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्याज हो गई ये ब्राउन। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले में दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और ये तेज़ पत्ता, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। और इसके साथ ये गोश्त हमारे पास बॉइल्ड हुआ है, ये हमने ऐड कर दिया। अब प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, इसको रोकने के लिए हमने यखनी जो बॉइल्ड किया था गोश्त को, हमने उसकी यखनी मौजूद है वो हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, चलिए, ताकि प्याज ओवर ब्राउन ना हो जाए। और इसके बाद आपने इसमें तीसरी चीज़ आपने ऐड कर देनी है अदरक और लहसुन, 1 खाने का चम्मच, ये भी आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा दही, तकरीबन कप के हिसाब से 1.5 कप और एक प्याले के हिसाब से 1 प्याला। ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया। और थोड़ी देर हमने इसे ढकना लगाकर पकाना है, ताकि ये जो प्याज है और साबुत गरम मसाले हैं इसका फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर चला जाए अपना गोश्त के अंदर, और दही का भी खटास हल्की सी जाए। उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगा। मसाले में मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, तलहार मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, नमक। ठीक है, और बाकी जो ग्रेवी के लिए जो यखनी हमने बनाई थी वो है। बस गरम मसाला एंड में डालेंगे और बाकी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठे हमने डाल देना है। आलू भी हमने बॉईल करके रखा हुआ है, इसलिए हमने आलू को फ़ौरन ऐड नहीं करना है। जब ग्रेवी पक चुकी हो, आधी बन चुकी हो, उसके बाद आलू ऐड करें, ताकि आलू ज़रा खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मेल्ट हुए हुए आलू इसमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन जैसे कि हम आलू की तरकारी बनाते हैं पूरियों के साथ खाने के लिए, उसमें मैश हुए हुए आलू ज़रा अच्छे लगते हैं। लेकिन आलू गोश्त के अंदर ज़रा पका हुआ आलू होना चाहिए, लेकिन थोड़ा खड़ा हो, शक्ल उसकी नज़र आ रही हो, तो इसलिए इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, इस तरह से ये तैयार होगा। और इसे रोटी के साथ सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है चपाती। घर की जो बनी हुई चपातियाँ होती हैं उसके साथ बहुत ज़बरदस्त जो है ये जाता है। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह उसके साथ इसको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमने इसको दे दिया बनने के लिए, और वापस आने के बाद इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद पराठे की तरफ चले जाएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। अभी तक हमने इसे सिर्फ दही और प्याज और साबुत गरम मसाले के साथ जो है गोश्त बॉइल्ड हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसको पकाया ताकि इसमें जो है खुशबू चली जाए और गोश्त में जो उसकी अपनी महक होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये देख लें, इस तरह की पोजीशन हो गई है इसकी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ और आपके सामने, ताकि आप इसे गौर से देख लें। ठीक है, इसमें मैंने डाला है आधे चाय का चमचा हल्दी। ठीक है, ये है ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच। ठीक है, यहाँ पर है नमक हस्बे ज़रूरत हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, और अब इसे हमने भून लेना है मिक्स करके। और अब मैं चूल्हे को यानी कि तेज़ और साथ में ढकने को हटाकर इसको भूनूंगा, और उसके बाद फिर हमने इसमें जो है बाकी यखनी ऐड करके ग्रेवी जितनी हमने बनानी होगी उतनी हम बनाएं। कलर आप देख सकते हैं अब चेंज हो चुका है कलर काफ़ी, और अब इसके साथ जो है मज़ेदार सा कलर बन चुका है और मसाले भी इसमें पक रहे हैं। जैसे मसाले थोड़े से पक जाएंगे इसके बाद मैं आलू ऐड कर दूंगा और उसके बाद यखनी जो है वो हम डाल देंगे। और यखनी हमने कोई अलग से नहीं बनाई है, इसी गोश्त को जब बॉईल किया था तो वही यखनी जो है ना अदरक लहसुन के साथ हमने बॉईल किया था, तो वो हमने रखी हुई है। यहाँ हमारे पास अब आ जाते हैं दाल के पराठे। ठीक है, और दाल के पराठे बनाने के लिए दाल के बारे में मैंने डिटेल आपको बता दी सारी। और अब
मैदे के बारे में या आटा, जो भी आप लें, फ़ाइन आटा ले लें, मैदा ले लें, लाल आटा ले लें, जो आपको पसंद है वो ले लें। या आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, यानी कि 1 पाव आपने सफ़ेद आटा ले लिया, 1 पाव मैदा या लाल आटा और मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तरीक़ाकार बहुत ईज़ी है जो मैं बनाता हूँ, और ये मेरा अपना तरीका है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ठीक है, हल्का सा खुश्का बिछा लें जहाँ पर आपने करना है। पहले आपने पेड़े काट लिए, जितने बड़े आपने पेड़े इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। रैप करके रखने का मकसद ये होता है कि आटा जो है या मैदा जो है, जो भी चीज़ है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको अच्छा नमी चाहिए होती है। ठीक है, हम अगर बग़ैर नमी के इसे फ़ौरन गूँदें और फ़ौरन बनाएं, कभी भी आपका पराठा, रोटी, चपाती कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। याद रखिएगा ये बात, और इसको आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रोटी, और थोड़े से नीम गर्म पानी से गूँदें, ये भी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह आपके रोटी बनाने वाले जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, आधा किलो में हमारे पास बन गए हैं तकरीबन कोई 6 वो अपना पेड़े। ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है थोड़े बड़े छोटे हैं तो उसको आप सेट कर लें। ठीक है, उसको बनाकर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि पराठे वाले जो होते हैं वो सुबह पराठे के लिए इस तरह से बनाकर छोड़ देते हैं रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, अब बुनाई, ये देखें अच्छी तरह से बुनाई हो गई है, मसाला पक चुका है। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ आलू। बस आलू डाला आपने, और इसके अंदर ये यखनी ऐड कर दी, जितनी आपने डालनी है यखनी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम हो, लेकिन इतना डालें कि सबको पूरा हो जाए। ठीक है, और ये बेहतरीन ग्रेवी के साथ ये चला गया पकने के लिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ लास्ट में गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसे लगा देंगे ढकना। अच्छा, इसको एंड में भी डाल सकते हैं गरम मसाले को, बिल्कुल लास्ट में, तब भी कोई बुरी बात नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। अब हम शुरू करते हैं अपना पराठे बनाने का तरीक़ाकार। ठीक है, हमेशा की तरह इसको आपने ऐसे करके खोल लिया, और चना, अब इसको आप देख सकते हैं इसकी पकड़। ठीक है, ये देखें, गोला बनाने में आसानी है। इस तरह से एक गोला आपने तैयार किया, और उसको इसके अंदर यूँ करके रखा। ठीक है, चने की दाल का, और मसाले वसाले, नमक शमक सब कुछ इसमें है मौजूद, कोई चीज़ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको इस तरह से बंद करेंगे। ठीक है, और इसको आपने ऐसे करके इसकी नोक जो है ना वो निकाल लेनी है, ये देखें। ठीक है, और अब इसको आपने आराम से ना, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इसको आपने ऐसे करके जिस तरफ से बंद किया उसको नीचे, और बाकी को ऊपर करके हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके एक तरफ रख देंगे ऐसे। ठीक है, चलें जी, इसी तरह से हमने दूसरे को भी थोड़ा सा फैला लिया। ठीक है, और ये चने का बैटर देखें, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। ठीक है, एक मुनासिब इसमें बना हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है इस तरह से बनाने का कि आपके जो पराठे हैं ना, वो उसके एज तक, यानी कि उसके एंड तक चने की दाल या आलू या जो भी चीज़ है ना वो चली जाती है। ठीक है, ऐसे करके रखा आपने, और इसे आपने एक हाथ से पकड़कर चारों तरफ से इसे कवर कर लिया। थोड़ा सा पेड़ा इसीलिए मैंने बड़ा बनाया ताकि आखिर का जो एज निकल जाएगा ना, ये देखें इस तरह से। ठीक है, इसका नोक आप देख सकते हैं, नोक ऐसी हो गई है। ये हल्का सा आपने खुश्का डाला,
और उसको प्रेस करते वक्त आराम से, ठीक है, ताकि ये अंदर जो बैटर है वो फैल जाए। और उसको फ़ौरन नहीं बेलना, ठीक है, इसको पहले आपने बना लेना है, ऐसे बना बना के रख लेना है, बेलना बाद में है, ठीक है। फिर एक और बना लेते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, कहीं से कोई चीज़ मिस्टेक ना हो। हमारा मकसद यही है मिर्च मसाले का कि आप सीखें। ये कुकिंग शो के बजाय टीचिंग शो है ये, और कुकिंग शो जो होता है वो बेसिकली टीचिंग शो होता है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनती हैं वो चीज़ें आप अपने घर पर तैयार करें, ठीक है। ऐसे इसे आपने अच्छी तरह से, अभी मैं स्लो कर रहा हूँ और तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैं चाहूँगा कि आप सीख लें इसको अच्छी तरह। इसको आपने ऐसे करके घुमाना है, ठीक है, और इसको निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, अब ये चारों तरफ से बंद हो चुका है, खुलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। हल्का सा पुश का डाला और इसे प्रेस कर दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे करके आपने, अच्छा, जिधर से आपने शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो ये वाला था पराठा, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसी से बेलना शुरू करना है, इसलिए कि इतनी देर में ये रिलैक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको बेलने में कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मसला यही होता है कि हम ज़ोर लगाते हैं तो टूटता है पराठा या फट जाता है। तो जब हम इसे रिलैक्स दे देते हैं तो ये आराम से पक रहा हो, यानी कि इसको रिलैक्स हो चुका होता है आटे को, फिर आप बेलेंगे बहुत आराम से, ठीक है। ये देखें, शुरू में ज़रा आराम से, फिर आप थोड़ा तेज़ भी बेल लें, कोई मसला नहीं। ये देखें बिल्कुल इत्मीनान के साथ। अच्छा, छोटे बड़े आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बनाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे बनाएं, ये आप अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। मैं थोड़े से बड़ा आदमी हूँ, इसलिए थोड़ा हैवी स्टाइल का मेरा पराठा होता है, ठीक है, ठीक है जी। इसको हमने ऐसे करके, ये देखें, कहीं से भी कोई फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं, अब आप एक्सपर्ट भी हो गए हैं। इसको फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा बना है, ठीक है। चलो, आँच दरमियानी रखें और पहले इसको दोनों तरफ से सेक लें और उसके बाद ऑयल डालेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से सेकने के बाद ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे, उससे पहले इसको सेक लें दोनों तरफ से। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, धमाकेदार खुशबूदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और हमने आपके लिए आलू गोश्त जो है वो बनाया है। इसका कलर, इसकी खूबसूरती, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। खुशबू तो इस वक्त हमारे पूरे किचन के अंदर जो है ना वो फैली हुई है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू है इस वक्त, ठीक है। और साथ में पराठा जो है वो दाल भरे पराठे जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं चने की दाल के साथ। और इसके साथ मैंने लवाजमात में भी आपको याद दिलाने के लिए पुदीने की चटनी, साथ में अचार और रायता, ये 3 चीज़ें रख दी हैं। आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप इसको खाएं। और इसके साथ मैंने आपसे कहा था कि चने की दाल की तरकारी जो होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, तो आप उसको भी सर्व कर सकते हैं सुबह के नाश्ते में। बस अब वीकेंड शुरू होने वाला है आपका और वीकेंड पे बनाएं। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ जो मैंने आपसे कही थी ना, हमने जो तरीका अपनाया है इसमें, ठीक है, वो जो है उसकी वजह से ये देखें, ये दाल जो है ना, इसकी परत देखें आप ज़रा, दाल की परत कितनी अच्छी सी परत जो है ना इसके ऊपर, और अंदर कॉर्नर तक जो है ना इसकी परत ये देखें जा चुकी है। और इसको हर बाइट में आपको दाल का जो फ्लेवर है ना वो आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको टेक्निक मैंने बता दी है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अब आप घर पर रेस्टोरेंट जैसा पराठा तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार वहाँ का पराठा बड़ा मज़ेदार होता है, तो सिर्फ टेक्निक होती है, बाकी आप वही चीज़ें हैं जो हम घर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन हजरात के लिए डायबिटिक पेशेंट हैं, और उन हजरात के लिए जिनको थोड़ा सा मोटापा ज़्यादा है, और उन हजरात के लिए जिनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ चुका है, और इसके अलावा जो वेरिगोन वेन्स का मसला है या वेन्स के ब्लॉकेज का मसला है, हाथ पैर सुन हो जाते हैं रात को सोते वक्त, सुबह उठते हैं तो सुन
एक तरफ जैसे सो रहे हैं तो एक ही तरफ पूरा हाथ ही सुन हुआ है। तो इस तरह की ब्लड सर्कुलेशन की जिनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बेस्ट रेमेडी आज की, ठीक है, वो है, ये है तेज़पत्ता। हर आदमी को जानता है तेज़पत्ता, बहुत ही कारामद चीज़ है ये, दालचीनी और ये लौंग। अब क्वांटिटी का ख्याल रखना, हर चीज़ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है और टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है। हमेशा मैंने कहा, ये लफ्ज़ मेरा आपको याद हो गया होगा। 50 ग्राम तेज़पत्ता, 50 ग्राम दालचीनी और 25 ग्राम लौंग, ठीक है। 50 ग्राम तेज़पत्ता, 50 ग्राम दालचीनी, 25 ग्राम लौंग, इसका एक पाउडर सफ़ूफ बनाकर रख लें, ठीक है। और कितना इस्तेमाल करना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने इसीलिए चाय की चमची रखी है और यहाँ पर मेरे पास 1 कप नीम गर्म दूध है, ठीक है। और ये है, इसको हम कहते हैं 1/3 चाय का चम्मच, ठीक है, ना आधा है ना फुल है, 1/3 यानी कि 1/3 जिसको कहते हैं, ये है। इसको रात को इसमें नीम गर्म दूध में मिला लें ऐसे करके, ठीक है, और रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। आपको इंशाल्लाह पहले दिन से ही फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। सुबह आपकी बैड मॉर्निंग के बजाय गुड मॉर्निंग हो जाएगी और लगातार अगर इसको आपने सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल कर लिया तो आपके सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी जो सर्दी का मौसम पूरा चलेगा, इस मौसम के अंदर आपने इसको लगातार इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दवाई हो, ये घर के खाने में डलने वाली तमाम चीज़ें हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। मर्द और ख़वातीन दोनों इसको इस्तेमाल करें और आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आता है। एक बहुत बड़ा सवाल था कि बहुत सारे लोगों को दूध सूट नहीं करता, ठीक है, बहुत सारे लोगों को दूध सूट नहीं करता, वो क्या करें? 1 चाय का चम्मच, जब दूध को गर्म कर रहे हों तो 1 चाय का चम्मच सौंफ डाल दें उसके अंदर और उसको बॉइल्ड कर लें। बॉइल्ड करने के बाद सौंफ को छान लें। उसके बाद सेम काम करें कि 1/3 चाय का चम्मच ये पाउडर इसमें मिला लिया आपने और ये दूध आप पी लें। इंशाल्लाह आपको ये दूध जो परेशान करता है वो नहीं करेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो इसे आप नीम गर्म पानी के साथ रात को ले सकते हैं। कुछ लोगों को रात को कोई मेडिसिन सूट नहीं करती तो उनको क्या करना चाहिए? उनको निहार मुँह लेना चाहिए सुबह। निहार मुँह आपके लिए बेस्ट टाइम, अगर सुबह का टाइम है तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप निहार मुँह नीम गर्म दूध में इसी तरह मिलाकर ले लें और आधे पौने घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। अब यही चीज़ बचपन में बच्चों को भी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, इसकी एक चुटकी जो है ना वो आप दूध में मिलाकर रख लें और दिन में 2 से 3 टाइम इसको नीम गर्म करके चमचे से पिला दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ वेन्स के लिए नहीं है, ये पूरी बॉडी को जो है ना बेहतर रखेगा, सीने के बलगम नहीं होने देगा, सांस लेने में दुश्वारी को दूर करेगा, बच्चों को खर की जो आवाज़ आती है उसको भी ख़त्म कर देगा ये। इसको तरीकाकार ये है कि बच्चों को देने के लिए 1 चुटकी आपने 1 कप दूध में डाला और पका लिया, फिर छान लिया। छानने के बाद इस दूध को आप दिन में 2 से 3-4 टाइम जो है ना खाने के चम्मच से या चाय के चम्मच से 2-3 दफ़ा पिला दें, ठीक है। इसलिए कि बड़ों का मिक़दार ज़्यादा होती है, बच्चों की बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को, दरमियानी एज वालों को, एजेड लोगों को, सबको आप ये दे सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है और आपको इंशाल्लाह जो रात में सर्दियों में हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं लोगों के ना बहुत ज़्यादा, यानी कि जिस्म गर्म होता है लेकिन पैर के तलवे ठंडे हो रहे होते हैं या हाथ ठंडे हो रहे होते हैं, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए भी ये बहुत ही सूटेबल चीज़ है। यानी कि एक चीज़ है लेकिन इसके बड़े काम हैं और पूरी सर्दी अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह गर्मी का जो मौसम है ना वो आपका खुशगवार गुजरेगा और हमेशा आप फुर्तीले चाको चौबंद जो है ना वो रहेंगे और हर तरह के एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि यार एजेड ही लोग करेंगे और बच्चे नहीं करेंगे और बड़े नहीं करेंगे, दरमियानी एज के लोग नहीं करेंगे। आजकल तो यंग एज में 20-22 साल 25 साल के लोगों को भी वेन्स की प्रॉब्लम हो रही हैं, हार्ट का मसला हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये नॉर्मल सी चीज़ अगर करना शुरू कर दें तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारे जिस्म के अंदर तो फुर्ती उसी की वजह से आती है, ठीक है ना। हम जब एक्टिव होते हैं, यंग एज में एक्टिव होते हैं, बाद में जब एज होनी शुरू हो जाती है तो थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। तो इसको दोबारा से वापस अपनी जगह पर लाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है और ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है कि उनके जो पैरों में सुन्नपन आना शुरू हो जाता है
इससे बचने के लिए इसका रोज़ाना का इस्तेमाल आपके लिए, डायबिटिक पेशेंट तो रोज़ाना इस्तेमाल करें, उनके लिए तो ये लाजम है, इसलिए कि वक्त के साथ साथ कमर से नीचे वाला हिस्सा यानी कि टांगों वाला हिस्सा जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट का स्लो स्लो ख़राब होना शुरू होता है। तो इस वेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए आपका इसका इस्तेमाल लाजमी आपको करना चाहिए, वो ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों के लिए बेस्ट है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको दूध का भी तरीक़ाकार अब बता दिया मैंने कि आपको अगर दूध से कोई एलर्जी है या दूध आपके जिस्म को गर्म करता है या ब्लड प्रेशर को हाई करता है तो सौंफ बेहतरीन चीज़ है दूध के तासीर को ख़त्म करने के लिए। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।